नमस्कार। करेंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी के अंतर्गत आज भाग 2 पर चर्चा करेंगे। हम बीपीएससी आरंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके इस पूरे करंट अफेयर्स की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम वर्ष 2021-22 के महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। बीपीएससी के साथ साथ ये अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। एशियाई देशों का विकास दर, मतलब कि एशियाई विकास बैंक ने एशियाई देशों के लिए आउटलुक जारी किया है, मतलब विकास दर का पूर्वानुमान जारी किया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि चालू वित्त वर्ष मतलब कि 2022-23 के अंतर्गत भारत का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है, जबकि अगले साल अगले वित्तीय वर्ष में विकास दर में वृद्धि होगी और ये 8% पे चली जाएगी। इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक ने दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का औसत विकास दर का अनुमान 7% रखा है। अब यही से क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत का चालू वित्तीय वर्ष में भारत का विकास दर का क्या अनुमान रखा है, या फिर एशियाई विकास बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया का विकास दर का क्या अनुमान है। एक का उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देखा है कि चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे अन्य संस्था हो जो कि देशों के विकास दर का पूर्वानुमान करती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने भारत के विकास दर और दक्षिण एशिया के विकास दर पे जो अपना पूर्वानुमान घोषित किया, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें हो सकता है कि तुम्हें सारे बातों को एक साथ मिला दिया जाए कि भारत का विकास दर कितना रहा है, दक्षिण एशिया का विकास दर कितना है। स्टील स्लैग से सड़क निर्माण इस तरह की पहली घटना, इसीलिए इस पर यह घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। गुजरात के सूरत शहर में स्टील स्लैग से सड़क निर्माण किया है। 1 किलोमीटर की सड़क 6 लेन में बनाई गई है। और इस सड़क के निर्माण में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहल के तहत बनाई गई है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड पॉलिसी कमीशन और नीति आयोग की मदद से तैयार किया गया। तो ये चारों संस्थाओं का नाम स्टील स्लैग से सड़क निर्माण में जुड़ जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस तरह का सड़क का निर्माण कहाँ किया गया, तो सूरत शहर में किया गया। अब इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न होगा कि कौन कौन संस्थाएं इसमें शामिल थी, किसके पहल पर यह बनाएगी, किसके मदद से तैयार की गई। तो प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और अन्य संस्थाओं का नाम यदि याद रखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए सही रहेगा। फिर है असम और मेघालय के बीच सीमा समझौता हुआ। लगभग 5 दशकों से दोनों राज्यों के बीच सीमा पे तनाव की स्थिति थी, या फिर कई बार झड़पें भी हुई। हाल ही में पूर्वोत्तर में सीमा विवाद को लेकर झड़पें भी हुई थी और इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है। 12 में से 6 स्थानों पर सीमा विवाद का समाधान कर दिया गया। कहा जा रहा है कि 70% क्षेत्रों में विवाद अब सुलझ गया है। 29 जनवरी 2022 को यह समझौता हुआ। माना जाता है कि 885 किलोमीटर लगभग सीमा के साथ 12 में से 6 स्थानों पर सीमा विवाद का समाधान हो गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद का समझौता हुआ है, तो असम और मेघालय का। क्वेश्चन ये भी बनता है कि असम का किस राज्य के साथ सीमा विवाद का समझौता हुआ, तो मेघालय का। क्वेश्चन ये भी आता है, आने की संभावना है कि मेघालय का किस राज्य, तो इसका आंसर असम। तो इस तरह से इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई मजदूरी दर अनुसूचित कर दी है। गोवा और में सबसे अधिक वृद्धि दर हुई, लगभग 7.14% की वृद्धि हुई है, जबकि मेघालय में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। और मेघालय की बात करें तो वहां केवल 1.7%। और गोवा में वृद्धि के साथ 315 रुपये प्रतिदिन तय की गई, जबकि पहले 294 रुपये प्रतिदिन था। और मेघालय में देखें तो 1.7% वृद्धि के साथ यह 230 रुपये प्रतिदिन हो गई, जो पहले 226 रुपये प्रतिदिन थे। 1 अप्रैल 2006 से इसे लागू कर दिया गया। अब इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, किस राज्य में सबसे कम वृद्धि हुई है। अभी गोवा में सब वृद्धि मजदूरी दर क्या है, तो सब बात को एक साथ मिलाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ याद रखना है गोवा, मेघालय
सबसे अधिक गोवा, सबसे कम मेघालय, और 1 अप्रैल 2022 से इस लागू कर दिया गया। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी दर हो गई है, क्योंकि अलग अलग तरह से वृद्धि की गई है। अधिकांश देखा गया कि 5% से कम वृद्धि और 5% से अधिक वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार यदि बात करें तो 117 देशों के 160 से अधिक शहरों में वायु की गुणवत्ता की निगरानी की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और इस आधार पर उन्होंने ये बताया है कि विश्व की लगभग 99% आबादी ऐसे जगहों पर रहती है, निवास करती है, जिन्हें गुणवत्ता युक्त वायु उपलब्ध नहीं है, या वो प्रदूषक वायु में सांसें ले रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 के अपडेट में इस बात का आकलन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2011 से इस तरह का काम करती रही है। अब सीधा सा क्वेश्चन है कि किस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने प्रतिशत लोग प्रदूषक वायु ले रहे हैं, तो 99% लोग प्रदूषक वायु ले रहे हैं। ये किस डेटाबेस पर आधारित है? 2022 का जो इनका नया अपडेट आया उस पर आधारित है। ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के कितने देशों में आकलन हुआ। 117 देशों में 6000 से अधिक शहरों में इसकी वायु गुणवत्ता की निगरानी रखी गई है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे पॉइंट को एक साथ मिला करके बस पूछे जाए। रिकॉर्ड कृषि उत्पादन का निर्यात। दरअसल इस साल भारत ने हर चीज रिकॉर्ड स्तर पे हुई। रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात हुआ है, रिकॉर्ड स्तर पर आयात हुआ है। 718 बिलियन डॉलर का वस्तु का निर्यात हुआ है, लगभग 240 बिलियन डॉलर सेवा क्षेत्र का निर्यात, और उतनी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर आयात भी हुई है। उसी के संदर्भ में देखें तो कृषि उत्पादों के निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पे हुई, लगभग 50 बिलियन डॉलर से अधिक का निर्यात हुआ। अब यहाँ देखें तो चावल के निर्यात लगभग 9.65 अरब डॉलर के आसपास, मतलब कृषि उत्पाद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चावल की। इसी प्रश्न पूछा जाएगा कि कृषि उत्पाद के निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मूल्य के रूप में किसकी है, तो चावल की हो जाती। उसका आंसर हो जाएगा चावल। और यदि सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो गेहूं के निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, 273% की वृद्धि हुई। और कहा जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस वजह से पिछले 1-2 महीने से काफी अधिक वृद्धि हुई, और आने वाले वित्तीय वर्ष में कहा जाता है इसमें और वृद्धि होगी, क्योंकि रूस खास करके यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक देश था। एक है विंग्स इंडिया, जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। दूसरा है एरो इंडिया 2021, जिसका आयोजन बंगलोर में किया गया। दोनों को एक साथ रख दिए हैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन है। विंग्स इंडिया 2022 का कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया था, और इस आयोजन के माध्यम से विक्रेताओं, खरीदारों, निवेशकों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। यदि हम एरो इंडिया की बात करें, जो कि 2021 में हुई थी, ये 13वां एरो स्पेस शो था, जिसमें देश विदेश की लगभग 6000 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। और एरो स्पेस शो 2021 बंगलुरु एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस शो था। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस शो कौन था, तो एरो इंडिया 2021 बंगलुरु। और यदि विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जिसका आयोजन 2022 में किया गया। तो दोनों से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक का आयोजन हैदराबाद में हुआ, दूसरे का आयोजन बंगलोर में हुआ, और बंगलोर से बड़ा यानी कि सबसे बड़ा आयोजन इस वहाँ। इससे बेहद अगला प्रश्न हो सकता है कि विंग्स इंडिया का आयोजन किसने किया था, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन हुआ था। तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं। अब है कि जम्मू कश्मीर में खाड़ी देशों का प्रतिनिधि, जम्मू कश्मीर ने खाड़ी देशों के प्रतिनिधि ने वहां पर निवेश की संभावनाओं की तलाश की, और धारा 370 की समाप्ति के बाद पहली बार खाड़ी देशों का प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में मौजूद था। विशेष करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई शहरों का दौरा किया और निवेश की संभावना की तलाश की। जिस समय खाड़ी देशों का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में मौजूद था, ठीक उसी समय पाकिस्तान में इस्लामिक देशों का सम्मेलन हो रहा था। और इस बात के लेके विशेष करके पाकिस्तानी मीडिया में काफी आलोचना हुई कि जी एक समय जब पाकिस्तान में मुस्लिम देशों का सम्मेलन हो रहा है, तो खाड़ी के देश के प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में। इसमें देखें तो मुख्य बातें क्या है, इसमें निवेश तलाशने का प्रयास किया गया खाड़ी के देशों के द्वारा।
इसमें 40 प्रतिनिधि मंडल के अतिरिक्त यदि देखते हैं तो हांगकांग के भी प्रतिनिधि शामिल थे, मतलब कि खाड़ी के प्रतिनिधि के अतिरिक्त हांगकांग के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके बाद इस प्रतिनिधि ने जम्मू कश्मीर के हर बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश की संभावना की तलाश की। अब इससे पहले देखिए तो श्रीनगर और दुबई के बीच हवाई यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात के सेंचुरी फाइनेंशियल समूह ने $10 करोड़ का निवेश का एक प्रस्ताव पे हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसके अंतर्गत 3 होटल, वाणिज्यिक और आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। तो यूएई पहला देश है जो कि धारा 370 की समाप्ति पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। क्वेश्चन यही है कि जम्मू संयुक्त अरब अमीरात पहला देश और उसकी कौन सी कंपनी है जो कि निवेश कर रही है जम्मू कश्मीर में, तो सेंचुरी फाइनेंशियल समूह। तो इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की कौन सी कंपनी, सेंचुरी फाइनेंशियल समूह, जो कि जम्मू कश्मीर में $10 अरब का निवेश करेगा, विशेषकर किस क्षेत्र में, तो होटल और वाणिज्यिक आवासीय परिसर के निर्माण। अब है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। यह बॉन्ड अपने तरह का पहला बॉन्ड है, इसे जारी किया गया है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने बैंक इस बॉन्ड को जारी किया है। इसमें ब्लैक राइनो यानी काले गैंडों जो लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती है उसे बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसे राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि वन जीव संरक्षण बॉन्ड या फिर राइनो बॉन्ड, दोनों एक ही बॉन्ड है, जिसे किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है, या नहीं तो वहां पर IBRD रहे तो वो भी आंसर सही होगा। फिर है कि इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो ब्लैक राइनो को बचाने का प्रयास किया जाएगा, विशेष करके अफ्रीका के देशों में। इस राइनो बॉन्ड के तहत $500 मिलियन प्राप्त किया गया है लगभग 5 वर्षों के लिए। अब इससे प्रश्न आएंगे कि कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि पहली बार किस संस्था ने वन जीव संरक्षण के लिए बॉन्ड जारी किए हैं, तो विश्व बैंक की तरफ से बॉन्ड जारी हुई। कितने की बॉन्ड है, तो $150 मिलियन की बॉन्ड है। इस बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो राइनो बॉन्ड के नाम से आता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो मुख्यतः अफ्रीका में ब्लैक राइनो को बचाने के लिए इसका प्रयोग होगा। और कहा जाता है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा है तो आगे चल करके विश्व बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं भी वन जीव संरक्षण को लेकर के बॉन्ड जारी करेगी। इसी तरह के प्रश्नों पर हम समसामयिकी पर लगातार चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी से पहले 2021 और 22 के तमाम समसामयिकी से जुड़े प्रमुख जो घटनाएं होंगी उस पर हम चर्चा कर लेंगे।